गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर था हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, अब ये चैप्टर ऐसा तो बहुत बड़ा था क्योंकि इसके अंदर हमको स्केलेटन के बारे में, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, सभी के बारे में पढ़ना था। लेकिन जो नया करिकुलम या नया सिलेबस आप लोगों का सीबीएसई ने रोल आउट किया है उसके अकॉर्डिंगली हमको इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मसल के स्ट्रक्चर के बारे में और मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बस पढ़ना है। बाकी जो पोर्शन है वो ओमिट हो चुका है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर सिर्फ स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में और किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके बारे में हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसको स्टार्ट करने के पहले बेसिकली हमको ये समझना ज़रूरी है कि लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों एक ही चीज़ें हैं कि दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब मूवमेंट की बात जब मैं कर रही हूँ तो अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे लिप्स जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, मेरी जो टंग है वो मूव कर रही है। ठीक है, उसके बाद मेरे जो हैंड्स हैं, ठीक है, मेरे हाथ हैं, हाथ मेरे मूव कर रहे हैं, मेरा सर हिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो चेंज होता है पॉस्चर में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, जब पॉस्चर में चेंज होता है तब इस तरीके के चेंज ऑफ पॉस्चर को हम लोग कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मैं अपने हाथों का एग्जांपल दूं तो मेरे हाथों को सीधा करना और मोड़ना, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का मूवमेंट है। ठीक है, मेरा बात करना, मेरी जीभ का, मेरे टंग का जो है अपने पोजीशन को चेंज कर, अपने पोस्चर को चेंज करना, अपने फॉर्म को चेंज करना, ठीक है, वो क्या है, एक तरीके का मूवमेंट है। अब मेरे सर की बात कर रही हूँ, जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा सर इधर उधर हिल रहा है, तो वो एक तरीके का मूवमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जो है ये बेसिकली होते क्या हैं, ये होते हैं बॉडी पार्ट्स के पॉस्चर का चेंज। तो बॉडी पार्ट्स में जब पॉस्चर में चेंज आता है, ठीक है, तब उसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये किसी भी टाइप का, किसी भी तरीके का मूवमेंट है। ठीक है, अब बात आती है लोकोमोशन की। लोकोमोशन क्या करता है? लोकोमोशन का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ से मैं चल करके बोर्ड के इस तरफ आके अगर खड़ी हो जाऊँ तो मेरा पोजीशन चेंज हो गया। मतलब इस जगह से इस जगह पे मेरा पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो जब पोजीशन का चेंज होता है तब हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं या क्या दोनों अलग चीज़ें हैं? क्यों? क्योंकि अगर मैं एक जगह से दूसरे जगह, मुझे अगर लोकोमोशन करना है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह अपने पोजीशन को मुझे चेंज करना है, तो क्या बिना मूवमेंट किए मैं अपने पोजीशन को चेंज कर सकती हूँ? आंसर है नो, क्योंकि जब तक मेरे पैरों में मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, तब तक क्या मैं उधर से चल के इधर जा पाऊंगी या इधर से चल के उधर जा पाऊंगी? द आंसर इज नो। ठीक है, तो जब तक मैं मूव नहीं करूंगी तब तक मैं अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो मूवमेंट और लोकोमोशन जो है वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जब तक मैं मूव नहीं करूंगी तब तक मैं लोकोमोशन नहीं कर पाऊंगी। तो इस चीज़ को हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट मैं दूं कि ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोकोमोशंस होते हैं, मतलब चेंज इन पोजीशन होता है, वो बिना मूवमेंट के हेल्प से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स। ठीक है, लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस, बिकॉज जब मैं अभी खड़े खड़े अपने बॉडी के पोस्चर में चेंज कर रही हूँ तो ये मूवमेंट है ज़रूर, लेकिन क्या इस मूवमेंट से मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है? मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मैं अपने ही पोजीशन पे खड़ी हूँ लेकिन फिर भी मैं मूव कर रही हूँ।
तो ये क्या शो करता है कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। ठीक है, तो हमको ये स्टेटमेंट याद रखना है लोकोमोशन और मूवमेंट के कंसर्न में कि ऑल द लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखनी है और हमेशा समझनी है। ठीक है, अब मूवमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है और मस्कुलर मूवमेंट होता है। तो अमीबॉइड मूवमेंट कैसा मूवमेंट है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो स्यूडोपोडिया के हेल्प से अगर एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है फूड को अटेन करने के लिए या फूड को ऑब्टेन करने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो अगर स्यूडोपोडिया के हेल्प से मूवमेंट करता है कोई ऑर्गेनिज्म तो वो अमीबॉइड मूवमेंट आता है। फिर आता है सीलियरी मूवमेंट, जैसे यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम वगैरह हो गया, इनके अंदर सीलिया होता है बॉडी में आउटर सरफेस पे। तो अगर सीलिया के हेल्प से कोई ऑर्गेनिज्म मूव करता है तो वो सीलियरी मूवमेंट हो जाता है। और जैसे हमारी बात अगर हम लोग करें जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या बेसिकली वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग बात करें, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो मसल्स के हेल्प से होते हैं। ठीक है, तो मसल्स के हेल्प से अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अब अगर हम लोग मसल्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिकली 3 टाइप के मसल्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका कार्डियक मसल, ठीक है, एक होता है आपका स्केलेटल मसल और एक होता है आपका स्मूथ मसल। ठीक है, कार्डियक मसल भी इनवॉलेंटरी होता है और स्मूथ मसल जो है वो भी इनवॉलेंटरी होता है, मतलब उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। और स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू द बोन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारे बॉडी के बोन से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मसल्स जो हैं वो हमारे स्केलेटन से जुड़े हुए होते हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो बोन से जुड़े हुए होते हैं, स्केलेटन से जुड़े होते हैं, इसके लिए वजह से जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी होते हैं और हमको हमारी बॉडी के मूवमेंट एंड लोकोमोशन में जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर हमको इस चैप्टर के अंदर मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो हम कौन से मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? ऑब्वियस है हम लोग स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि स्केलेटल मसल ही हमको लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फिजियोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो हर स्केलेटल मसल के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं जिनको कि हम लोग मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर्स या ये कह सकते हैं कि ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली मसल के सेल्स होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर्स क्या है? बेसिकली मसल के सेल्स होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, फिब्रिलर इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, थ्रेड के जैसे, फाइबर के जैसे, इसीलिए हम लोग इनको मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये हमेशा क्या रहते हैं? ग्रुप में रहते, गुच्छे में रहते हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, या मसल फाइबर्स का जो गुच्छा होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फेसिकल या फेसिक्यूलाई। फेसिकल और फेसिक्यूलाई। ठीक है, फेसिकल या फेसिक्यूलाई हम लोग इसको कहते हैं, मतलब सिंगुलर में फेसिक्यूलाई और प्लूरल में हम लोग इसको क्या कहेंगे? फेसिकल। तो मसल फाइबर्स यानी कि जो मसल सेल्स होते हैं उनका हमेशा क्या रहता है? एक ग्रुप या गुच्छा होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? फेसिकल कहते हैं। अब ये जो फेसिकल है ये चारों तरफ से सराउंडेड रहता है एक कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से, और इस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमाइजियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग पेरीमाइजियम। ठीक है, अब पेरीमाइजियम तो हो गया। अब पेरीमाइजियम क्या करता है कि जैसे मान के चलते हैं हम लोग, ये बहुत सारे
मसल फाइबर्स हैं इस तरीके से, ठीक है। मसल फाइबर्स का ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, फेसिकल। अब फेसिकल के चारों तरफ क्या रहेगा, फेसिकल के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का लेयर रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं पेरीमाइजियम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि बहुत सारे फेसिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेसिकल्स हैं। अब ये जो इतने सारे फेसिकल्स हैं, ये सभी फेसिकल्स के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का एक कॉमन कवरिंग होता है, ठीक है। ये सभी इंडिविजुअल फेसिकल्स हैं। ये क्या है, आपका मसल फाइबर है, मसल फाइबर का ग्रुप यानी फेसिकल, फेसिकल के चारों तरफ ये पेरीमाइजियम। इस तरीके से बहुत सारे फेसिकल्स हैं। तो जो बहुत सारे फेसिकल्स होंगे उन सभी फेसिकल्स के ऊपर एक और कनेक्टिव टिश्यू का कॉमन लेयरिंग होगा। ये जो कॉमन लेयरिंग होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फैसिया, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू का कॉमन लेयरिंग है। इस कॉमन लेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फैसिया, ठीक है। ये जो कॉमन लेयरिंग बाहर दिख रही है, दिस इज नोन एज द फैसिया, ठीक है। अब ये जो फैसिया है, फैसिया के चारों तरफ एक और लेयर होती है एंड दिस लेयर इज नोन एज द एपीमाइजियम, ओके। दिस लेयर इज नोन एज द एपीमाइजियम, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट दे रही हूँ किस चीज़ का, कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। मसल फाइबर, मसल फाइबर के बाद उनका जो ग्रुप होता है फैसिक्यूलाई या फैसिकल बोल देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। फैसिकल जो है वो कवर्ड होता है किससे, पेरीमाइजियम से। पेरीमाइजियम जो है, मतलब ये जो पूरे बहुत सारे फैसिकल्स होते हैं, दिस इन टर्न विल बी कवर्ड बाय द फैसिया, और फैसिया के चारों तरफ रहता है एपीमाइजियम, ठीक है। फैसिया के चारों तरफ क्या रहता है, एपीमाइजियम रहता है। और ये जो पूरा एपीमाइजियम है, ठीक है, ये मतलब कवरिंग, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगा। अब ये मिला के क्या बनता है, ये सारी चीज़ें मिला करके बनता है एक मसल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला करके क्या बनता है, एक मसल। और ऐसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग मसल सेल के बारे में या बेसिकली मसल फाइबर के बारे में बात करें, तो ईच मसल फाइबर जो है, ठीक है, हर मसल फाइबर जो है वो बेसिकली क्या है, एक इलोंगेटेड सेल होता है। और उसको हम लोग कहते हैं कि इट इज़ सिनसाइटियल, ओके। हम लोग कहते हैं कि जो मसल फाइबर होता है, मसल फाइबर या मसल सेल जो है, वी कॉल इट एज सिनसाइटियल, ठीक है। सिनसाइटियल कहने का मतलब क्या है, सिनसाइटियल कहने का मतलब है कि दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियसेस जो हैं वो एक ही मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वी कॉल इट एज सार्कोलेमा, ओके। वी कॉल इट एज द सार्कोलेमा, ठीक है। मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होगा, इट विल बी कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म, ठीक है। The cytoplasm of the muscle fiber will be called as the sarcoplasm, ठीक है। और जो मसल फाइबर के माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सार्कोसोम। मसल फाइबर के माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोसोम्स, ठीक है। और मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है यानी कि मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इट हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कैल्शियम आयन। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर कैल्शियम आयंस की बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंट होती है, उसका स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और कैल्शियम जो है हमको आगे फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है। कैसे करता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अगर अब हम लोग मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ठीक है, बात करना किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन आखिर कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी से मसल फाइबर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि मसल फाइबर जो होता है उसके अंदर बेसिकली डिफरेंट क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। जैसे कि किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है, वैसे ही जो मसल फाइबर होते हैं उसके अंदर भी जो है फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो मसल फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोप्लाज्म होता है यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के लीनियरली अरेंज्ड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से लीनियरली अरेंज्ड सार्कोप्लाज्म के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मायोफिब्रिल्स। ओके, this is called as the myofibrils and this can also be called as the myofilaments। ठीक है, हर मायोफिब्रिल का जो है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे ये एक मायोफिब्रिल है या मायोफिलामेंट है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हर मायोफिब्रिल में बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस स्ट्रिएशंस होते हैं, मतलब ऐसे लंबे लंबे लाइंस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, वैसे ही जो आपके मसल फाइबर्स होते हैं उनका भी एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे सार्कोमियर्स जो हैं एंड टू एंड आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं तब क्या बनता है, तब बनता है मायोफिब्रिल। ठीक है, तो बेसिकली बनता कैसे है, सार्कोमियर स्टार्ट कहाँ से होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं जेड लाइन। ठीक है, तो एक जेड लाइन से लेकर के दूसरे जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमियर प्रेजेंट रहता है। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमियर प्रेजेंट रहता है, मतलब एक सार्कोमियर यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, इसके बाद दूसरा सार्कोमियर स्टार्ट होगा और अगले जेड लाइन पे ख़त्म होगा और वहाँ से अगला सार्कोमियर जो है वो स्टार्ट होगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये जो जेड लाइन होता है, ठीक है, इस जेड का फुल फॉर्म क्या है, भाई मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ इसको इजीली। ये जो जेड है इसका मीनिंग है, इसका फुल फॉर्म है ज़्विशेनशिएब। ठीक है, इस जेड का फुल फॉर्म है ज़्विशेनशिएब। ठीक है, जर्मन वर्ड है इसीलिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ज़्विशेनशिएब यानी कि इसका मीनिंग क्या है जर्मन लैंग्वेज में, बिटवीन द डिस्क। ठीक है, इसका मीनिंग है बिटवीन द डिस्क। इसको कॉमनली डोबीज लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो सार्कोमियर है ये क्या है, मायोफिब्रिल का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब ये जो मायोफिब्रिल है इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैसे लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो डार्क बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड्स जो होते हैं इसको कहते हैं ए लाइन। ठीक है, ए का फुल फॉर्म है एन आइसोट्रोपिक। ठीक है, और फिर होते हैं लाइट बैंड्स, इसको हम लोग कहते हैं आई लाइन। आई का फुल फॉर्म है आइसोट्रोपिक। ठीक है, अब ये जो ए बैंड है, ठीक है,
ए बैंड के सेंटर पे एक लाइट जोन भी प्रेजेंट होता है। ए बैंड के सेंटर पे एक लाइट जोन प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज द एच जोन। ठीक है, ये अगर ए बैंड है इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में एक लाइट जोन प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज द एच जोन। ठीक है, दिस इज नोन एज द एच जोन। ठीक है, अब ये एच जोन है, इसके बीच में एक इस तरीके से लाइन होती है, दिस इज नोन एज द एम लाइन। ओके, अब ये जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये कैसे पूरा अरेंज होता है ये मैं आप लोगों को शो करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एच जोन है, एच जोन के बीच में क्या है, एम लाइन प्रेजेंट है। अब ठीक है, ये जो पूरा है दिस इज द ए बैंड। ठीक है, ए बैंड है, उसके बीच में एक लेस डार्कर जोन होता है विच इज़ द एच जोन, और एच जोन के बीच में एक लाइन होती है विच इज़ नोन एज द एम लाइन। ठीक है, अब ये ए बैंड था, ए बैंड के जो दोनों साइड्स होते हैं, ए बैंड के दोनों साइड्स के ऊपर क्या होता है, आई बैंड प्रेजेंट होता है। ए बैंड है, ए बैंड के दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट रहा, आई बैंड प्रेजेंट रहा। ठीक है, और आई बैंड का जो साइड है, ठीक है, आई बैंड का जो साइड है यहाँ पर प्रेजेंट रहती है जेड लाइन। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या बन गया, ये कुल मिला के आपका बन गया एक सार्कोमियर। ठीक है, जेड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर से एक सार्कोमियर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे अगली जेड लाइन पे ख़त्म हो गया। इसके बाद से दूसरा जो आपका सार्कोमियर है वो स्टार्ट होगा। इस तरीके से जो है एकदम लीनियर पैटर्न में ये सारी चीज़ें जो है चलती हैं। ठीक है, अब जो सार्कोमियर है, ठीक है, जो सार्कोमियर है इसके अंदर क्या होता है, थिक और थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन यानी कि एक्टिन और मायोसिन नाम के दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, उससे बन करके ये जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं ये बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं इनके अंदर ही जब कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है तब मसल्स जो हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्टिन मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बताऊंगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसका प्रोसेस भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अंटिल देन आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।